स्टूडेंट्स, आपकी अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से स्टडी करेंगे आपके पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास में जैसा कि पिछला अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव भूगोल की विचारधाराएं। और मानव भूगोल की विचारधाराओं में सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था विचारधारा नंबर 1 वातावरण नियतिवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और आज की हम लोगों की इस क्लास का जो टॉपिक है वो है विचारधारा नंबर 2 संभववाद या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म या संभववाद विचारधारा जो है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से। यानी जिस प्रकार से नियतिवाद या निश्चयवाद की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी जर्मनी से, तो संभववाद की शुरुआत हुई फ्रांस में। कब हुई? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। यानी जब तक मनुष्य ने अपने आप को विकसित नहीं किया था तब तक मनुष्य को ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है और मनुष्य को हर क्रियाएं इस प्रकृति के आधार पे ही करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और मनुष्य ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि उसको ऐसा महसूस होने लग गया कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा नहीं है, प्रकृति तो मात्र एक गाइडलाइन की तरह है। इसमें से किस तरह से कार्य करना है वो डिसाइड करना किसके हाथ में है? एक ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के हाथ में है। तो इसी आधार पे 20वीं सदी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने इस विचारधारा को जन्म दिया। और इस विचारधारा के जन्मदाता या हम लोग कहेंगे कि संभववाद के जो जनक हैं वो हैं फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाब्लास। कौन थे ये? फ्रांसीसी भूगोलवेता थे विडाल डी लाब्लास। इन्होंने ही संभववाद या पॉसिबिलिज्म विचारधारा को जन्म दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से नियतिवाद या वातावरणीय नियतिवाद विचारधारा तो थी वो प्रकृति को जहाँ सर्वे सर्वा मान रही थी, उसी प्रकार संभववाद में प्रकृति के प्रभाव की अपेक्षा मानवीय छांट को प्रधानता दी गई। यानी प्रकृति का जो इफेक्ट है उसका यहाँ कम असर माना गया, जबकि एक मानव का जो चुनाव है कोई भी क्रिया करने के लिए जो वो चयन करता है उसको प्रधानता दी गई। कौन सी विचारधारा में? संभववाद की विचारधारा में। देखिए हम लोग यहाँ अध्ययन भी कर रहे हैं संभववाद का और साथ के साथ नियतिवाद का अपन क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन भी कर रहे हैं। यानी एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोगों का साथ के साथ हो रहा है। तो जहाँ इस विचारधारा ने प्रकृति के प्रभाव की अपेक्षा मानवीय छांट को प्रधानता दी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं दी गई हैं, जो तत्व प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से चुनाव किस प्रकार करता है वो एक मनुष्य पे ही निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके समर्थक कौन कौन थे। जैसा नियतिवाद या वातावरणीय निश्चयवाद में जर्मन भूगोलवेताओं का मुख्य योगदान था, लेकिन संभववाद या पॉसिबिलिज्म में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का मुख्य रोल रहा है। इन लोग फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने एक सहयोग दिया है जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके जनक या जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाब्लास। इनके अलावा फेब्रे ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेता थे और इनकी एक विशेषता याद रखिएगा कि फेब्रे ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम संभववाद शब्दावली का प्रयोग किया था। शब्दावली का प्रयोग किया। यानी ध्यान रखिएगा संभववाद विचारधारा के जनक या जन्मदाता जो है वो है विडाल डी लाब्लास, लेकिन इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फेब्रे ने। फेब्रे के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। और फेब्रे का एक कथन भी है कि आवश्यकताएं कहीं भी नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य क्या है? इन संभावनाओं का स्वामी है। यानी फेब्रे के विचार ये थे कि प्रकृति के द्वारा प्रत्येक समय या प्रत्येक क्षण या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पथ के ऊपर आवश्यकताएं प्रस्तुत की गई हैं। आवश्यकताएं कहीं भी प्रस्तुत नहीं की हैं,
जबकि सर्वत्र संभावनाएं ही प्रस्तुत की है। और इन संभावनाओं का स्वामी जो है वो प्रकृति ना होकर के कौन है, स्वयं मनुष्य है। और इन संभावनाओं में कौन सी संभावनाओं का चयन मनुष्य करता है, वो स्वयं मनुष्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी फेब्रे ने क्या किया कि मनुष्य को ही सर्वे सर्वे माना। इसी आधार पे नेक्स्ट जो इसके सहयोग करता है वो है ब्लास विडाल डी लाब्लास, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, संभववाद विचारधारा के जन्मदाता ये जनक भी थे। और एक इनकी पुस्तक का नाम जो है वो है ज्योग्राफी यूनिवर्सल। ज्योग्राफी यूनिवर्सल जिस बुक में उन्होंने विश्व का प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किया, और इस प्रादेशिक अध्ययन को प्रस्तुत करते समय भी उनका जो मेन फोकस रहा वो किस पे रहा, मनुष्य पे रहा। और इसी आधार पे इन्होंने एक अपना कथन भी कहा है कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। यानी मनुष्य के लिए एक गाइड के रूप में हम देखते हैं तो वो कौन है, प्रकृति है। इससे ज़्यादा प्रकृति का क्या है, ज़्यादा रोल नहीं है। यानी प्रकृति ने मनुष्य को गाइड कर दिया है कि उसको क्या करना चाहिए, अब वो मनुष्य पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। यानी इन्होंने यहाँ किसको सर्वे सर्वा माना है, मनुष्य को माना है कि मनुष्य का जो डिसीजन होगा वो ही पावरफुल होगा, ना कि प्रकृति का। तो इस प्रकार ब्लास जो थे फ्रांसीसी भूगोलवेता जिन्होंने संभववाद को जन्म भी दिया, उन्होंने एक कथन यह भी कहा था कि मनुष्य स्वयं समस्या एवं हल दोनों है। मनुष्य जो है स्वयं समस्या एवं हल दोनों है। यानी मनुष्य जब समस्या क्रिएट करता है तो उसका हल भी वो स्वयं निकालता है। प्रकृति तो क्या है, एक उपदेशिका मात्र है। यानी प्रकृति तो उसको सिर्फ गाइड करेगी कि इस समस्या का हल उसको कैसे निकालना है या कैसे निकाल सकता है, वो तो मनुष्य पे डिपेंड करता है कि वो किस गाइड को माने। नेक्स्ट आते हैं ईसा बोमेन। ईसा बोमेन जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेता थे। कौन थे, अमेरिकन भूगोलवेता। और अमेरिका में संभववाद के ये कट्टर भूगोलवेता थे। यानी संभववाद को इन्होंने बहुत जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया था अमेरिका में। और इन्होंने कथन कहा था कि मानव अपने क्रियाकलापों के चयन हेतु स्वतंत्र है, न कि प्रकृति के नियंत्रण में है। कि मनुष्य जो है उसके द्वारा क्या क्रियाएं की जानी है, उनके चुनाव के लिए वो क्या है, फ्री है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। प्रकृति तो क्या है कि उसको कंट्रोल नहीं किए हुए है। यानी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के आधार पे ही अपने क्रियाकलापों का चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनके अलावा, जैसे ये तो भूगोलवेताओं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि इनके क्या कथन थे या कौन सी इनकी बुक थी, लेकिन इनके अलावा कुछ अन्य भूगोलवेता भी थे जिन्होंने इस विचारधारा को प्रस्तुत करने में अपने सहयोग दिया। वो अन्य समर्थक कौन आते हैं, कार्ल शावर, डिमांजिया, जीन ब्रुन्स, हेटनर, एच बैरोज, यानी इत्यादि भूगोलवेता ये भी थे जिन्होंने संभववाद में अपना समर्थन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो संभववादी विचारधारा थी उसका क्या विश्लेषण या क्या सार निकलता है, जो इन भूगोलवेताओं के द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे। तो इस विचारधारा का सार या विश्लेषण यही निकलता है कि यह विचारधारा मानव और पर्यावरण का जो अंतर संबंध है उनमें मानव को एक सक्रिय अभिकर्ता मानती है। यानी जहां हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और पर्यावरण का जो एक अंतर संबंध, इंटर रिलेशन जो हम लोग देखते हैं, उस इंटर रिलेशन में मनुष्य जो है वो क्या है, एक एक्टिव बॉडी है, एक सक्रिय अभिकर्ता है। यानी मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा कुछ भी कर सकता है। जो उसके सामने प्रकृति ने संभावनाएं जो व्यक्त की हैं, उन संभावनाओं का चयन अपने आधार पे वो करता है। और इसी आधार पे ईसा बोमेन ने यह उदाहरण भी प्रस्तुत किया था कि जहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक उपजाऊ मृदा आज नहीं हमेशा से ही पाई जाती थी, लेकिन उसकी भूमि के ऊपर गेहूं,
चुकंदर, गन्ना, इन सब का उत्पादन कब से किया जाने लगा? जब से यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में आकर के बसने लगे थे। यानी वो संभावनाएं तो पहले से भी थी, प्रकृति तो पहले से भी वहाँ अपनी ये संभावनाएं प्रस्तुत कर चुकी थी, लेकिन वहाँ के लोगों के दिमाग में यह चीज़ नहीं आई थी कि हम लोग यहाँ गेहूँ, मक्का, गन्ना, चुकंदर इनकी कृषि कर सकते हैं। तो यह कल्चर वहाँ कब से आया? जब यूरोपीय लोग जो है वो अमेरिका में आकर के बसने लगे। यानी यह संभावनाएं मनुष्य ने वहाँ चुनाव किया इन संभावनाओं का और उसने कृषि करनी शुरू की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रकृति जो है वो प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती है। यानी ये नहीं है कि मनुष्य को प्रकृति ने एक मार्ग दे दिया कि आप इसी पे चलते जाइए, इसके अलावा आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। और या हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने ऐसा कोई सॉलिड पक्ष नहीं बनाया कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को यही एक्टिविटी करनी है। उसने तो अनेक अवसर प्रस्तुत किए हैं, उसके सामने अनेक अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रस्तुत कर दी कि मनुष्य जो है वो कृषि भी कर सकता है, मनुष्य जो है वो उद्योग भी लगा सकता है, मनुष्य जो है वो स्वयं का कोई काम भी कर सकता है। तो उनमें से चुनाव हेतु मानव क्या है? स्वतंत्र है। यानी उसने एक फिक्स ही रास्ता मनुष्य को नहीं दिखाया है, उसने तो अनेकों ऐसे अवसर प्रस्तुत कर दिए। उनमें से कौन सा अवसर लेना है वो किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। इस प्रकार यह जो विचारधारा है ये सर्वे सर्वा किसको मानती है? मनुष्य को मानती है, ना कि प्रकृति को मानती है। इसी प्रकार जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जैसे कोई भी विचारधारा या कोई भी सिद्धांत का अध्ययन प्रस्तुत होता है तो उसमें जहाँ समर्थक होते हैं तो आगे चलते चलते उसके आलोचक भी प्रस्तुत हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे विचारक भी आ जाते हैं जो कि इस पक्ष को नहीं मानते हैं और इसी आधार पे इस विचारधारा के जो आलोचक थे, या हम सबसे पहले बात करते हैं कि आलोचना कब से शुरू हुई। तो जहाँ 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी 20वीं सदी के स्टार्टिंग में जहाँ इस विचारधारा को समर्थन मिला था, वहीं 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 20वीं सदी के खत्म होते होते लोगों के यह मन में आने लगा कि फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के द्वारा प्रस्तुत की गई यह विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य सर्वेसर्वा नहीं है और ना ही प्रकृति सर्वेसर्वा है। यानी जहाँ नियतिवाद में प्रकृति को सर्वेसर्वा माना, वहीं मनुष्य को सर्वेसर्वा माना संभववाद में। लेकिन यहाँ के आलोचकों ने यह प्रस्तावना प्रस्तुत कर दी कि दोनों ही सर्वेसर्वा नहीं है, तो फिर क्या है? और इसी के आधार पे एक नेक्स्ट विचारधारा भी प्रस्तुत हुई जिसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। तो आलोचकों में आते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने क्या कहा कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही स्वामी है। यानी मनुष्य जो है वो ना तो प्रकृति का दास है, ना तो वो प्रकृति के अंडर में रह करके काम करता है, और ना ही प्रकृति का वो क्या है? ओनर है, यानी प्रकृति का वो स्वामी है। जबकि मानव के कार्य करने की क्षमता भी असीमित है। यानी संभववाद ने जैसा ये माना था कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मनुष्य अपने आसपास के गर्म वातावरण को ठंडा भी कर सकता है, मनुष्य अपने आसपास के ठंडे वातावरण को गर्म भी कर सकता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने ये विचार प्रस्तुत करते हुए अपनी यह भावना प्रस्तुत की कि मनुष्य के कार्य करने की लिमिट भी क्या है, कार्य करने की जो क्षमता है वो भी क्या है? एक लिमिटेशन में है। ये नहीं है कि वो असीमित कार्य करता जाए, वो अपने आसपास के गर्म वातावरण को ठंडा कर सकता है, लेकिन क्या वो प्रकृति के संपूर्ण गर्म वातावरण को ठंडा कर सकता है? तो ऐसा पॉसिबल मनुष्य के लिए नहीं है। और इसी आधार पे नेक्स्ट जो आलोचक थे कार्ल शावर, यानी जहाँ कार्ल शावर इसके समर्थन में आए थे, उन्होंने भी धीरे धीरे इस बात को मान लिया कि मानव व प्रकृति के पारस्परिक समायोजन को प्रमुखता दी। कि कार्ल शावर ने जहाँ मनुष्य को सर्वेसर्वा माना था, वहीं कार्ल शावर के द्वारा मानव और प्रकृति के जो आपसी समायोजन था, आपसी जो संबंध था, उनको प्रमुखता दी जाने लगी। किसके द्वारा? कार्ल शावर के द्वारा। नेक्स्ट जहाँ जन्मदाता विडाल डी लाब्लास थे, उन्होंने भी यह मान लिया कि मानव का प्रकृति के कुछ तत्वों पर तो नियंत्रण है, लेकिन कुछ पर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण भी दिया था एयर कंडीशंस का, या हम लोग कह सकते हैं
कि हीटर का आविष्कार मनुष्य ने कर लिया, वह अपने आसपास के वातावरण को हीटर के द्वारा ठंडे वातावरण को गर्म कर सकता है, अपने रूम के टेम्परेचर को वो अपने अनुकूल बना सकता है, लेकिन संपूर्ण वातावरण का जो टेम्परेचर है उसको अपने अनुकूल नहीं बना सकता। इसके अलावा किसी क्षेत्र में मनुष्य जो है वो पर्टिकुलर अपने प्रयासों के द्वारा कोई कृषि कर सकता है, लेकिन क्या मनुष्य के द्वारा ध्रुवीय प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में कृषि की जा सकती है? क्या मनुष्य के द्वारा सहारा मरुस्थल में बारिश करवाई जा सकती है? एक लिमिट मात्रा में एक कृत्रिम बारिश वो करवा सकता है, लेकिन क्या संपूर्ण सहारा मरुस्थल के ऊपर हम लोग जितनी चाहें उतनी बारिश करवा सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से यह जो संभववाद विचारधारा थी जिसमें मनुष्य को सर्वे सर्वा माना था, उसमें भी धीरे धीरे यह विचार चेंज होने लगा और इस चेंज विचारधारा के विचारों के आधार पर ही नेक्स्ट विचारधारा जो आई, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज की जो यह क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी एक बार अपने शॉर्ट नोट्स को और इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।